हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पारिवारिक संसाधन। इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, प्रत्येक परिवार के कुछ लक्ष्य होते हैं, कोई ना कोई गोल होते हैं और उनकी पूर्ति के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक परिवार के साधन सीमित होते हैं, एक लिमिट में होते हैं साधन। उन साधनों का प्रयोग करने वाले सदस्यों का कुशलता और निपुणता की भी अपनी सीमित सीमाएं होती हैं। साधन का अर्थ और परिभाषाएं। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है, नीड पड़ती है। आयरिन ओपनहाइम के अनुसार पारिवारिक साधनों का प्रबंध गृह व्यवस्था के सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। ग्रीन एंड कैडल के अनुसार अच्छे गृह प्रबंध का उद्देश्य परिवार की अधिकतम संतुष्टि के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग करना है। गृह प्रबंध में गृहिणी को पारिवारिक साधनों का उपयोग ऐसी कुशलता के साथ करना पड़ता है जिससे जो निर्धारित लक्ष्य है उनकी प्राप्ति हो सके। साधनों का वर्गीकरण। परिवार की कार्य व्यवस्था में प्रयोग किए जाने वाले साधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। आयरिन ओपनहाइम ने इन साधनों को 3 भागों में बांटा है: मानवीय, आर्थिक, पर्यावरण। गृह विज्ञान की एक परिचर्या में साधनों को हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है तकनीकी साधन। इसके अंतर्गत परिवार हेतु उपयोगी उपकरण आते हैं। ये साधन मानव निर्मित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी। सामाजिक साधन। इसके अंतर्गत सामाजिक संस्थाएं आती हैं जो परिवार के लिए उपयोगी होती है, जैसे बैंक है, पुस्तकालय आदि। मानवीय साधन। इसके अंतर्गत व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक अभिक्षमताएं आती हैं, जैसे विचार है, अभिरुचि है, भावनाएं आदि। ग्रीन कैडल ने साधनों को 2 भागों में बांटा है, एक मानवीय, दूसरा है भौतिक साधन। मानवीय साधन वे साधन हैं जो व्यक्ति की कुशलता अभिक्षमता से संबंधित होते हैं, मानवीय साधन कहलाते हैं। ये साधन परिवार के सदस्यों की रुचि, ज्ञान, योग्यता, क्षमता, मनोवृत्ति के द्वारा बने होते हैं। अभिरुचि। किसी भी कार्य का अच्छा या बुरा संपादन कार्यकर्ता की जो अभिरुचि पर निर्भर करता है। रुचि के अनुरूप ही किया जाने वाला कार्य अच्छा तरह किया जाता है। गृह कार्यों के विभाजन के समय परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार उन्हें कार्य दिए जाने से गृह कार्य शीघ्रता से और कुशलता से निपटाया जा सकता है। कार्य प्रायः थकाने वाला होता है। अभिरुचि उस कार्य को रोचक बना देती है, उसे शीघ्र पूरा करने में सहायक होती है। ज्ञान। ज्ञान कार्य का एक प्रमुख साधन है। वह गृहिणी जिस गृह कार्यों, अर्थव्यवस्था, बाजार से वस्तुओं को खरीदने के नियमों, भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने की विभिन्न विधियों का अच्छा ज्ञान होगा, वह गृह प्रबंध को कुशलता से कर सकेगी। जबकि इन तथ्यों को अच्छी तरह से ना जानने वाले गृहिणी को इन बातों के लिए अपने निर्णय के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा और इसका अर्थ व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। योग्यता। कार्य व्यवस्था पर योग्यता का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक योग्यता होती है। यदि घर से लड़का बाहर का कार्य करने में निपुण होता है तो लड़की सिलाई है, बुनाई है, ये सब कार्य रुचिपूर्वक करती है। गृहिणी रसोई कार्य में कुशल होती है तो गृह स्वामी घर के आय व्यय का हिसाब किताब रखता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों का उचित ढंग से संपादन करता है तो क्या होगा, जो गृह व्यवस्था है, होम मैनेजमेंट है, वो अच्छे से चलेगा। फिर आगे हमारा जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। क्षमता। देखिए, किसी व्यक्ति को कार्य करने की कला उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निर्धारित क्षमताएं होती हैं, उनसे आगे निकलकर कार्य करना व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं होता। मनोवृत्तियाँ। परिवार के सदस्यों की मनोवृत्ति पर प्रभाव भी परिवार के संचालन पर पड़ता है। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना, आशावादी होना एक अच्छी मनोवृत्ति है, जबकि किसी बात के प्रति अकारण अड़े रहना निराशावादी मनोवृत्ति होना एक बुरी मनोवृत्ति है। समय एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत मिनट, घंटे, दिन आदि आते हैं। समय का उचित उपयोग निश्चित ही वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। घर के कार्यों
कि करने में व्यय होने वाली समय अवधि के अंतर्गत, जैसे 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, अल्प समय अवधि, दीर्घ समय अवधि। समय का उचित व्यवस्थापन बहुत आवश्यक है। यह तो परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है कि वह समय का किस प्रकार सदुपयोग करता है। शक्ति, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए शक्ति का उपयोग करना होता है, जैसे वस्त्र धोना, बर्तनों की सफाई, घर की सफाई। कार्य करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। यदि परिवार के सदस्यों में शक्ति अधिक होगी तो उनका उचित व्यवस्थापन करके अन्य साधनों को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। भौतिक साधन, भौतिक साधन के अंतर्गत भौतिक वस्तुएं। इन साधनों के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, मकान के साथ साथ आभूषण, फर्नीचर, रसोई घर, अन्य स्थानों पर प्रयोग लाए जाने वाले घरेलू उपकरण आते हैं। इन साधनों के गुणों पर गृह प्रबंध की सुंदरता और शिथिलता निर्भर करती है। मुद्रा, मुद्रा धन के ऊपर संपूर्ण कार्य व्यवस्था पर निर्भर करती है। समस्त भौतिक साधनों की उपलब्धि के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धन को प्राप्त करना, उसे आवश्यकता अनुसार व्यय करना प्रत्येक परिवार की व्यवस्था का सबसे बड़ा साधन है। सामाजिक सुविधाएं, परिवार ही वह प्राणी है जिसके सहयोग से समाज का निर्माण होता है। मानव अपनी सुख सुविधाओं हेतु कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, बाजार, पार्क आदि संस्थाओं का निर्माण करता है। प्रत्येक परिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन सुविधाओं का उपभोग करता है। साधनों की विशेषता, सभी साधन सीमित हैं। साधन सदैव सीमित रहते हैं, अन्यथा उसके व्यवस्थापन की आवश्यकता ही नहीं होती। साधन कितने सीमित होते हैं, इसी अनुपात में उसके महत्व में वृद्धि हो जाती है और गृहिणी का उनका उपयोग उतना ही दक्षता कुशलता से करना पड़ता है। साधन की 2 सीमाएं होती हैं, एक है संख्यात्मक और दूसरी है गुणात्मक। संख्यात्मक सीमाएं, तो विभिन्न साधनों की विभिन्न सीमाएं भी भिन्न भिन्न है। समय एक सीमित साधन है, दिन में 24 घंटे होते हैं, उससे अधिक समय नहीं हो सकता। धन भी एक सीमित साधन है, विभिन्न व्यक्तियों के पास ये साधन भी भिन्न भिन्न होता है, विभिन्न मात्रा में होता है। धन एक ऐसा साधन है जिसका संरक्षण करके भविष्य की आवश्यकताओं का उपयोग किया जा सकता है। क्षमताओं को भी की सीमा भी होती है, कुछ व्यक्तियों में क्षमताएं अधिक होती है तो कुछ में कम। शिक्षा की क्षमताएं भी सीमित होती हैं। गुणात्मक सीमाएं, प्रत्येक व्यक्ति की गुणात्मक सीमाएं भी अलग होती हैं। एक से आर्थिक स्थिति वाले 2 व्यक्तियों की गृह सज्जा का स्तर एक समान ही हो सकता है। कार्य कुशलता, ज्ञान एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग करके व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उच्च स्तर प्राप्त कर सकता है। जैसे शक्ति है, समय, ज्ञान, दक्षता। तो शक्ति में देखिए विभिन्न कार्य करने हेतु शक्ति का उपयोग। समय 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, पूरा जीवन। ज्ञान, सिलाई ज्ञान, कपड़ा खरीदने का, गृह सज्जा, पाक कला का, किसी कार्य को करने के संबंध में ज्ञान। दक्षता में पाक कला में, सिलाई बटाई में दक्षता, स्वेटर बुनना, बौद्धिक गतिविधियाँ। साधनों में घनिष्ठ संबंध, एक ही कार्य करने में एक से अधिक की जरूरत होती है। कोई भी एक कार्य उसको करने में एक से अधिक की जरूरत होती है। अध्ययन हेतु समय व शक्ति दोनों की साधनों की आवश्यकता होती है। अधिकांश गृह कार्यों को पूरा करने के लिए दोनों ही साधनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी एक साधन के अभाव में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सभी साधन उपयोगी हैं। उचित गृह व्यवस्था के लिए सभी साधन उपयोगी हैं। यदि साधनों का उचित प्रकार से उपयोग ना किया जाए तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु की उपयोगिता ज्ञात होने के बाद ही उसे साधनों में सम्मिलित हम कर सकते हैं। सभी साधन एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रत्येक साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यदि सिलाई का ज्ञान है तो व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता का परिचय देके दक्षता से सिलाई कर सकता है। इससे धन और साधन को बचाया जा सकता है। सभी साधन वैकल्पिक रूप से तैयार किए जाते हैं। सभी साधन वैकल्पिक रूप में से उपयोग में लाए जाते हैं। इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। घर में रहने वाली गृहिणी सिलाई करके धन बचा सकती है, वहीं गृहिणी बाहर काम पर समय अभाव की कमी से धन देकर कपड़े सिलवा सकती है। अभिरुचियों में आपकी बागवानी की रुचि, संगीत की रुचि, नृत्य की रुचि, अभिव्यक्ति में आपकी भोजन पकाने की
भोजन पकाने की रुचि, अभिव्यक्तियाँ में समय के साथ बदलने की इच्छा। साधन, भौतिक वस्तुएं, पुस्तकें, भोजन, वस्त्र, मकान, फर्नीचर। मुद्रा में धन है, वेतन है। सामुदायिक सुविधा में सड़क, पार्क, पुस्तकालय, यातायात सेवाएं, बाजार, ये सब आ जाएगा। फिर पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले तत्व, तो जीवन स्तर। परिवार के साधनों का प्रयोग करने वाले परिवार के जीवन स्तर से प्रभावित होते हैं। जीवन स्तर व्यक्ति के सामाजिक स्वरूप को विश्लेषित करते हैं, साथ ही उसके मनोवैज्ञानिक स्वरूप की भी व्याख्या करते हैं। प्रत्येक परिवार अपने जीवन स्तर के आधार पर उपलब्ध साधनों की एक सीमा बना लेता है। उसी सीमा के अंदर वह उन साधनों का उपयोग करता है। एक परंपरागत रूढ़िवादी परिवार का जीवन यापन पुराने स्तर से होता है। उसके यहाँ उपलब्ध साधन भी पुराने और उसके जीवन स्तर के अनुकूल होते हैं, जबकि एक आधुनिक परिवार का जीवन स्तर रूढ़िवादिता की सीमाओं को पार कर चुका है। आधुनिक परिवार जीवन यापन के साधनों से युक्त होते हैं और उनका प्रयोग भी परंपरागत परिवारों के से पृथक होता है। पारिवारिक जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र एक गतिशील रहने का चक्र है। विभिन्न परिस्थितियों और परिवेश के कारण इस चक्र की गति में भी परिवर्तन होता है। विभिन्न स्थिति साधनों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है। पारिवारिक जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था में साधनों का बहुमुखी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि इस अवस्था में साधन अधिक होते हैं, व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। ऐसे समय धन का वह ऐसी वस्तुओं के लिए किया जा सकता है जो भावी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में बच्चों का जीवन और उसका पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा आदि के कार्य होते हैं। जीवन चक्र की सर्वाधिक लंबी अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं, साधन कम पड़ने लगते हैं। इस अवस्था में साधनों का उचित प्रयोग गृह संचालन के कौशल को प्रस्तुत करता है। पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था में जब व्यक्ति बच्चों के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है, तब उसकी आवश्यकताएं फिर से सीमित हो जाती हैं और उपलब्ध साधनों को अपने मन के अनुसार प्रयोग में लाने की स्थिति में आता है। सामाजिक व आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति पर ही सामाजिक स्थिति निर्भर करती है। जो परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन होती है उस पर उसकी सोशल कंडीशन निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिवार के आधार पर एक विशेष स्तर प्राप्त होता है। इस स्तर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: उच्च, मध्य और निम्न। आय का प्रत्येक स्तर के परिवार के पास जीवन यापन के पृथक साधन होते हैं। परिवार यह साधन अपने स्तर की सीमा में प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, तीनों स्तर वाले व्यक्ति को कहीं जाना होगा तो उच्च स्तर का व्यक्ति कार से जाएगा, मध्य स्तर का व्यक्ति मोटरसाइकिल से और स्कूटर रिक्शा से जाएगा, और जो निम्न स्तर का व्यक्ति है वो पैदल जाएगा या साइकिल से जाएगा। आय का आकार। परिवार के आकार से तात्पर्य उसमें कम या अधिक सदस्यों की संख्या से है। कम सदस्यों वाला परिवार छोटा परिवार होगा। बड़े परिवारों की आवश्यकताएं अधिक होती हैं। बड़े परिवार के साधन भी अधिक होने चाहिए, जबकि छोटे परिवार की आवश्यकताएं कम होने के कारण उनका कार्य सीमित साधनों से चल जाता है। यही कारण है कि कम सदस्यों वाले छोटे परिवार आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होते हैं, उनके सदस्य स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। ये जीवन यापन के साधनों का अधिक उपयोग करके गृहस्थी को कई सुविधाएं प्रदान करते हैं। गृहिणी। साधनों का प्रयोग पूर्ण रूप से गृहिणी पर निर्भर करता है। घर में रहने वाले गृहिणी अपने सारे कार्य स्वयं कर लेती है, जबकि घर के बाहर नौकरी पर जाने वाली गृहिणी को घर व बाहर दोनों क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है। घर के कुछ कार्यों के लिए उसे नौकर की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। गृहिणी का समय व शक्ति भी अधिक खर्च होती है। इस प्रकार आर्थिक स्थिति के साथ साथ अन्य साधन भी प्रभावित होते हैं। साधनों के उपयोग के सिद्धांत, जिसमें सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण। साधनों का अस्तित्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी होता है। साधनों के उपयोग की पहली शर्त लक्ष्यों का निर्धारण। प्रत्येक परिवार अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और परंपराओं के अनुरूप अपने खुद के कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है, जिनको पारिवारिक साधनों के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। नियोजन। लक्ष्य निर्धारण के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए साधनों के उपयोग की योजना बनाई जाती है। योजना बनाते समय उपलब्ध साधनों पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार किया जाता है, तभी योजना वास्तविक रूप से सफल हो पाती है। साधनों का एकत्रीकरण। योजना है उसको क्रियान्वित करने के लिए, यानी कार्य रूप को सही ढंग से करने के लिए आवश्यक साधनों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। साधनों को व्यवस्थित करना। लक्ष्य के अनुसार कुछ साधन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ साधन कम महत्वपूर्ण होते हैं। इसी
तरह कुछ साधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, कुछ साधन का अभाव होता है। इन साधनों की उपस्थिति व महत्व के आधार पर इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। निरीक्षण, यह निरीक्षण किया जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति साधनों के लिए उपयोगी होगी या नहीं। यदि साधन उपयोगी होंगे तो किस सीमा तक उपयोगी होंगे। क्रियान्वयन, साधनों का निरीक्षण करने के बाद उन पर फिर विचार किया जाता है। जब वो विश्वास को जाता है कि योजना पूर्णतः अनुकूल है और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। संशोधन समायोजन करना, जब व्यक्ति द्वारा किसी कारणवश लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती तब योजना में आंशिक परिवर्तन व संशोधन किया जाता है। योजना का इस प्रकार समायोजन किया जाता है जिससे उपलब्ध साधनों के द्वारा ही व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त कर सके। मूल्यांकन के द्वारा अंत में यह समीक्षा की जाती कोई साधन कितना उपयोगी सिद्ध है। कहने का मतलब ये है कि समीक्षा द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि किस सीमा तक लक्ष्यों को प्राप्ति की जा सकती है और किस सीमा तक व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी।